नामों में सूरत लोकसभा कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी के 3 प्रस्तावकों और पार्टी के एक अन्य डमी उम्मीदवार सुरेश पड़साला ने नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर को अस्वीकार कर दिया था। उन्हें सूरत शहर भाजपा कानूनी सेल के एक सदस्य के द्वारा नोटरीकृत यानी कि सत्यापित किया गया था। रविवार को कांग्रेस का नामांकन खारिज होने और बसपा उम्मीदवार सहित 8 अन्य के नाम वापस लेने के बाद सोमवार को भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल को सूरत लोकसभा क्षेत्र से निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन यानी कि TSBIE ने बुधवार को मनाबादी प्रथम और द्वितीय वर्ष का परिणाम घोषित कर दिया है। TS इंटर परिणाम 2024 कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं की जांच करने के लिए TSBIE की आधिकारिक वेबसाइट यानी tsbie.cgg.gov.in पर जा सकते हैं। छात्र अपना result.cgg.gov.in पर भी देख सकते हैं। 11वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा 28 फरवरी से 18 मार्च के बीच आयोजित की गई थी। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 29 फरवरी से 19 मार्च के बीच में आयोजित की गई थी। कांग्रेस को बैकफुट पर ढकेलने वाले एक आश्चर्यजनक अपने लक्ष्य में पार्टी के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने आज भाजपा के आरोपों पर बहस छेड़ दी। कांग्रेस धन के पुनर्वितरण की योजना बना रही है। श्री पित्रोदा के अमेरिका में विरासत करके उदाहरण ने इस आग में घी डालने का काम किया जिसे कांग्रेस बुझाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता की टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया और कहा कि वे पार्टी की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। कांग्रेस के जयराम रमेश ने एक सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री पित्रोदा की टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाने का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुर्भावनापूर्ण और शरारती चुनाव अभियान से ध्यान भटकाना है। भाजपा ने मंगलवार को मौजूदा सांसद जामयांग तसेरिंग नामग्याल को हटाकर ताशी ग्यालसन को लद्दाख लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने निडर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि वह जल्द ही अपनी अगली कार्रवाई की घोषणा करेंगे। ताशी ग्यालसन ने लेह में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के अध्यक्ष सह मुख्य कार्यकारी पार्षद हैं। घोषणा के कुछ घंटे बाद श्री नामग्याल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में उनके समर्थक इस फैसले पर असहमति व्यक्त कर रहे हैं। भाजपा द्वारा उन्हें हटाए जाने के फैसले के बाद उन्हें PTI के साथ एक बयान साझा किया। उनके बयान में कहा गया कि आज भाजपा ने पारदर्शी और ठोस औचित्य प्रदान किए बिना मौजूदा सांसद की जगह लद्दाख संसदीय क्षेत्र के लिए एक नए उम्मीदवार की घोषणा की है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सह संस्थापक योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण ने बुधवार यानी कि 24 अप्रैल को अखबारों में एक नया सार्वजनिक माफीनामा जारी किया, जिसके एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए जारी माफीनामे के आकार और दृश्यता पर सवाल उठाया। पिछले भ्रामक विज्ञापनों के लिए कंपनी ने माफीनामा जारी किया था। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चल रहे मामले के मद्देनजर हम अपनी व्यक्तिगत क्षमता के साथ साथ कंपनी की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों, आदेशों और गैर अनुपालन या अवज्ञा के लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं। भारत का न्यायालय पतंजलि की नई बिना शर्त सार्वजनिक माफी में लिखा है। इस बार अधिक बड़े फॉन्ट के साथ लिखा गया है। कांग्रेस के अमेठी उम्मीदवार पर सस्पेंस के बीच में स्थानीय पार्टी कार्यालय के बाहर प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के लिए मतदान पास की मांग करने वाले पोस्टर लगे हैं। पोस्टरों में लिखा है, अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। यानी अमेठी की जनता इस बार रॉबर्ट वाड्रा को चाहती है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में अमेठी में 20 मई को मतदान होगा और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 3 मई है, जहां भाजपा ने मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा की ओर से चुनी गई अभिनेत्री कंगना रनौत ने कल राजस्थान में एक विशाल रोड शो किया और जोधपुर से पार्टी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए प्रचार किया। राजस्थानी साफा या पगड़ी पहने हुए कंगना रनौत जब जोधपुर में भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों के बीच रोड शो का नेतृत्व कर रही थी, तो उन्हें पार्टी समर्थकों और प्रशंसकों ने घेर लिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी पर पलटवार किया कि कांग्रेस लोगों से उनकी संपत्ति लूटकर घुसपैठियों को दे रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पार्टी के 50 साल के शासन में कभी ऐसा हुआ है। उन्होंने बताया कि जहां तक मंगलसूत्र की बात है तो उनकी मां का सोना देश के लिए बलिदान हो गया था और उनकी दादी का सोना युद्ध के दौरान दान कर दिया गया था। आज बेंगलुरु में बोलते हुए सुश्री गांधी वाड्रा ने अपने दर्शकों से सवाल किया कि क्या वे इन दिनों टेलीविजन चालू करने पर क्या सुनते हैं। उनके कल्याण या उनके विकास की योजनाएं नहीं, बल्कि पागलपन भरी बातें और मांगे सुनाई देती हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। अब मैंने ये भी नहीं कहा, आज तक मैंने ये भी नहीं कहा कि हम कोई एक्शन लेंगे। मैंने सिर्फ ये कहा है कि देखिए, ये पता लगाते हैं कि कितना अन्याय हो रहा है। इसका तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए। अगर आपको चोट लगे और मैं आपसे कहूं, भैया शांत हो जाए जरा, और मैं आपसे कहूं कि देखिए इनको चोट लगी है, एक्सरे करा लीजिए, तो एक्सरे से किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए ना। मगर आप देखिए, नेशनल मीडिया को देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए, जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है। सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। अब सारे के सारे देशभक्तों को यह अच्छा लगना चाहिए। देशभक्त क्या चाहता है? देशभक्त देश में न्याय चाहता है। देशभक्त अन्याय थोड़ी चाह सकता है। देशभक्त चाहता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। देशभक्त चाहता है कि हिंदुस्तान एक दिन सुपर पावर बने, जो भी जैसे भी आप कहना चाहो। तो अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हो, चाइना से मुकाबला करना चाहते हो, तो 90% शक्ति का प्रयोग तो करना पड़ेगा। अगर आप 90% की शक्ति का प्रयोग ही नहीं करोगे तो कैसे बनोगे? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारे के सारे लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। सारे के सारे जो अपने को देशभक्त कहते हैं, एक्सरे से डरते हैं। मोदी जी ने 10 साल देश को कहा कि मैं ओबीसी हूं। जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी कहते हैं जाति नहीं। अरे जात नहीं है तो आप ओबीसी कैसे? फिर आपको उस टाइम कहना था मेरी तो कोई जात ही नहीं है। और फिर कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात हैं, अमीर और गरीब। ठीक है, अगर आप ये बात मानते हो कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, अमीर और गरीब, तो मैं आपसे कहता हूं कि गरीबों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको ओबीसी, दलित, आदिवासी मिल जाएंगे। और अमीरों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको एक दलित, एक आदिवासी,
एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये मेरे लिए अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आप बात समझ लीजिए। ये अब मेरा लाइफ का मिशन है। सुनिए सुनिए, अब लाइफ मिशन में और राजनीति और लाइफ मिशन में फर्क मैं आपको बताता हूं। लाइफ मिशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, राजनीति में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लाइफ मिशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। जो पिछड़े लोग हैं, सबसे पहले ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये पिछड़े लोग, ये शब्द अच्छा नहीं है। सबसे पहले इस शब्द को खत्म करना है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आपको यह समझना है कि आपके साथ किया क्या गया है। ये जो पूरी मूवमेंट है ना बीजेपी वाली, इसका मिशन आपकी हिस्ट्री को मिटाने का है कि आप लोग अपनी हिस्ट्री ना पहचानो और ना समझो। तो एक प्रकार से आपको बीते हुए समय से काट दिया गया है। यह हुआ है आपके साथ, और आपकी हिस्ट्री है। आपकी हिस्ट्री फूले जी हैं, अंबेडकर जी हैं, नहीं, अंबेडकर जी हैं, मगर वो बहुत चुने हुए लोगों की हिस्ट्री है, 2, 3, 4 लोगों की हिस्ट्री है। मगर एक्चुअली फूले जी जैसे करोड़ों लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी 24 घंटा अपना खून पसीना दिया, मगर उनकी कोई बात ही नहीं करता है। तो जो आपकी हिस्ट्री जो आपकी हिस्ट्री है, जिसको मिटाया गया है, उसको रिवाइव करना है। आजादी की लड़ाई में मैं आपसे पूछता हूं, आजादी की लड़ाई में आपका क्या रोल था? क्या रोल था आपका आजादी की लड़ाई में? सेंट्रल रोल था आपका आजादी की लड़ाई में। आजादी की लड़ाई पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, इन सब ने लड़ी, मगर कोई मेंशन ही नहीं। माइनॉरिटी भी। तो मेरा कहना है कि जब तक हम आपकी हिस्ट्री को रिवाइव नहीं करेंगे,
जब तक आपकी एक बार फिर जड़ नहीं लगेगी, हिस्टोरिकल जड़ नहीं लगेगी, तब तक ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मगर ये एक बात समझ लीजिए कि जो मैंने आपसे पहले कहा, ये मेरे लिए राजनीति नहीं है, ये मेरे लिए लाइफ मिशन को छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। और मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जो कांचा जी ने कहा, आप लिख लो, आप लिख लो, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। और जितना इसको रोका गया, उतनी तेजी से, उतनी फोर्स आप है। साथियों, कांग्रेस का कुशासन और लापरवाही यही कारण है कि देश बर्बाद होता गया। आज भाजपा सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन कर रही है। इतना ही नहीं, जो लोग निर्दोषों को मारते हैं, लोगों का जीना हराम कर देते हैं, पुलिस पे हमला करते हैं, सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, अगर वो मारे जाएं तो एक कांग्रेस वाले उनको शहीद कहते हैं। जब आप ऐसे लोगों को शहीद कहते हो ना, तो इस देश के शहीदों का, वीरों का अपमान करते हो। इसी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाती है। ऐसी ही करतूतों के कारण कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है। भाइयों और बहनों, आज जब मैं सरगुजा आया हूं, तो कांग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को देश के सामने रखना चाहता हूं। और जब उनका मैनिफेस्टो आया, उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, जब संविधान बन रहा था, काफी चर्चा विचारणा के बाद देश के सभी बुद्धिमान लोगों के चिंतन मनन के बाद बाबा साहब आंबेडकर के नेतृत्व में ये तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण होगा तो मेरे दलित भाई बहनों के लिए होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए होगा, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन वोट बैंक की भूखी कांग्रेस ने कभी इन महापुरुषों की बातों की परवाह नहीं की, संविधान की पवित्रता की परवाह नहीं की, बाबा साहब आंबेडकर के शब्दों की परवाह नहीं की। कांग्रेस ने वर्षों पहले आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया था। फिर कांग्रेस ने इसको पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई। इन लोगों ने धर्म के आधार पर 15% आरक्षण की बात कही और ये भी कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी का जो कोटा है
उसी में से कम करके, उसी में से चुरा करके ये धर्म के आधार पर कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाए। 2009 के अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यही इरादा भी जताया। 2014 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इन्होंने साफ साफ कहा था कि वो इस मामले को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। मतलब धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, अगर दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण कट करना पड़े तो करेंगे।